नमस्कार, आप देख रहे हैं एबीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ सौम्या मिश्रा। तो आपको बता रहे कि आज तीसरे चरण का मतदान है और उत्तर प्रदेश की 10 सीटों पर मताधिकार का प्रयोग मतदाता कर रहे हैं। जहां इस तपती गर्मी में मतदान करने के लिए लगातार लोग बाहर निकल रहे हैं। हालांकि 2 चरणों की अगर बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में बहुत उत्साहजनक नहीं रहा था मतदान, लेकिन प्रयास किया गया है कि तीसरे चरण में वोटिंग अच्छी हो, लोग अपने घरों से बाहर निकले। तो चलिए सबसे पहले आपको यही दिखा देते हैं कि 3 बजे तक कितने प्रतिशत तक मतदान कहां पर हुआ है। बरेली में 45, मैनपुरी में 46.80% मतदान हुआ है। साथ ही आपको बता दें कि संभल में 52.24% मतदान हुआ है। वहीं हाथरस में 44.63% वोटिंग अभी तक 3 बजे तक के ये आंकड़े हम आपको दिखा रहे हैं। जहां यूपी में 3 बजे तक 46.48% मतदान। साथ ही आपको बता दें कि जहां पूरे देश में भी मतदान चल रहा है अलग अलग सीटों पर। आगरा में 43.67% मतदान, एटा में 48.93% वोटिंग संपन्न। आंवला में 46.75% मतदान हो चुका है। ये 3 बजे तक के आंकड़े हैं। फतेहपुर सीकरी में 46.18% तक वोटिंग हो चुकी है। फिरोजाबाद में 47.80% मतदान। बदायूं में 45.44% मतदान। वहीं बरेली में 45.96% मतदान संपन्न हो चुका है। तो कुल मिलाकर के बता दें कि 3 बजे तक अलग अलग जिलों में मतदान की क्या कुछ स्थिति है, उसकी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अभी तक सबसे ज्यादा संभल में 52.24% मतदान सामने आया है। और अलग अलग राज्यों में भी आज मताधिकार का प्रयोग किया जा रहा है। सबसे ज्यादा पश्चिम बंगाल में अभी तक मतदान हो चुका है। हालांकि 2 चरणों में भी स्थिति कुछ ऐसी ही थी, जहां पर पश्चिम बंगाल में बेहद उत्साहजनक मतदान हुआ था। तो बता दें कि अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदाता लगातार अपने घरों से निकल रहे हैं और एबीसी न्यूज भी यही अपील करता है कि अपने मताधिकार का प्रयोग करके एक सही सरकार चुने। साथ ही आपको बदायूं से बड़ी खबर बता दें, जहां आज बदायूं में भी चुनाव है, मतदान है और पूरे गांव ने एक साथ होकर के अपने मतदान का बहिष्कार कर दिया। उन्होंने कहा कि हम अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करेंगे। वोटिंग का बहिष्कार किया गया है। बदायूं में पूरे गांव ने किया वोट का बहिष्कार। ये तस्वीरें बदायूं के गांव से बता रहे हैं, जहां विकास ना होने से पूरा गांव परेशान है। गांव वालों का कहना है कि समस्याओं के बारे में कई दिनों से लगातार अवगत कराया जा रहा था, लेकिन कोई भी इस तरफ ध्यान देने को तैयार नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत है यहां की सड़कें। यहां की बदहाल सड़कें लोगों के लिए मुश्किल बनी हुई है। पूर्व एमएलसी जितेंद्र यादव और पूर्व विधायक प्रेम स्वरूप पाठक पहुंचे हैं। गांव वालों के बीच पहुंचकर लोगों को आश्वासन दिया है। उन्होंने कहा है कि आप अपने मताधिकार का प्रयोग करिए, उसके बाद अगर हमारी जीत होती है तो हम जरूर सड़कों की मरम्मत करवाएंगे। यानी कि पूरे गांव ने इकट्ठा होकर के वोटिंग का बहिष्कार कर दिया है। बता दें कि इस बार बदायूं में भी मुकाबला कड़ा देखने को मिल रहा है, इसलिए कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहता है विपक्ष। और इसी के मद्देनजर रोडों की दिक्कतों से लोग परेशान हैं और उन्होंने वोटिंग ना करने की कसम खा ली है। हमने पहले और दूसरे चरण में भी इस तरीके की तस्वीरें जरूर देखी हैं। बता दें कि 2019 के चुनावों की बात की जाए तो इन ही 10 सीटों में बीजेपी के पास 8 सीटें आई थी, 2 समाजवादी पार्टी के पास गई थी और बीएसपी का तो खाता भी नहीं खुला था। लेकिन इस बार ये 10 की 10 सीटें जो हैं वो टेढ़ी खीर हैं बीजेपी के लिए, इतनी आसान नहीं है।
वहीं समाजवादी पार्टी चाहती है कि उसकी जो परफॉर्मेंस थी 2 सीटों पर कब्जा किया था वो बढ़े। वहीं बीजेपी चाहती है कि वो अपनी जो पिछली परफॉर्मेंस है उसको रिपीट करे और बल्कि उससे बेहतर करे। वहीं बीएसपी भी यही चाहती है कि कम से कम इन 10 सीटों पर बसपा का खाता तो खुले। तो उसी के मद्देनजर बदायूं में गांव ने लोगों ने वोटिंग का बहिष्कार कर दिया है। बता दें कि तीसरे कोड से मुकाबला दिलचस्प हो गया है, यानी कि बीएसपी ने एक ऐसा प्रत्याशी यहां बदायूं से उतार दिया है जिससे बदायूं का जो मुकाबला है वो दिलचस्प हो चुका है। भाजपा ने पहली बार अपने संगठन के दिग्गज दुर्विजय सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है। उधर सपा ने शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव को टिकट दिया है और ये मुकाबला बेहद कड़ा। बदायूं में लोगों ने वोटिंग का बहिष्कार किया, समझाने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। तो चलिए एक बार फिर हम आपको दिखा देते हैं कि जो 10 का दम है तीसरे चरण में कौन किसके सामने है, कहां मुकाबला त्रिकोणीय है। सबसे पहले बात हाई प्रोफाइल सीट मैनपुरी की, जहां जयवीर सिंह ठाकुर, उनके सामने डिंपल यादव और शिव प्रसाद यादव, ये तीनों ही आमने सामने है। लेकिन यहां मुख्य मुकाबला जयवीर सिंह ठाकुर और डिंपल यादव में देखा जा रहा है। वहीं बदायूं में दुर्विजय शाक्य जो कि दिग्गज नेता है बीजेपी के, वहीं अपनी किस्मत की चाबी ढूंढने के लिए आदित्य यादव चुनावी मैदान में है। बदायूं से, एटा से आपको बता दें राजवीर सिंह, देवेश शाक्य, मोहम्मद इरफान, यहां पर भी मुकाबला बेहद कड़ा है। जो कि राजवीर सिंह है, दिग्गज नेता है, लेकिन सपा ने भी ऐसा कैंडिडेट उतारा है। साथ ही आगरा में एसपी सिंह बघेल, सुरेश चंद्र करदम, पूजा अमरोही चुनावी मैदान में है। वहीं फिरोजाबाद में ठाकुर विश्वदीप सिंह, अजय यादव और चौधरी बशीर चुनावी मैदान में है। फिरोजाबाद में 18 लाख के लगभग यहां मतदाता हैं। वहीं धर्मेंद्र कश्यप, नीरज मौर्य और आबिद अली आंवला से चुनावी मैदान में है। यहां पर 17 लाख के आसपास कुल मतदाता हैं। वहीं बरेली में सबसे मुख्य मुकाबला छत्रपाल सिंह गंगवार और प्रवीण कुमार एरन के बीच में देखा जा रहा है, क्योंकि बरेली में जो चेहरा सामने उतारा गया वो काफी पुराना है। वहीं हाथरस में अनु वाल्मीकि, जसवीर वाल्मीकि और हेमबाबू धनगर को उतारा गया, जाके 70,000 के करीब कुल मतदाता है। वहीं संभल में परमेश्वर लाल सैनी, जिया और रहमान बर्क जो कि उनके बेटे हैं शौकत अली भी चुनावी मैदान में है। राजकुमार चाहर, रामनाथ सिरकवार और रामनिवास शर्मा फतेहपुर से चुनावी मैदान में है। फिरोजाबाद में मतदाताओं की संख्या आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर हम ग्राफिक्स के माध्यम से समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि कितने मतदाता पुरुष हैं, कितनी महिला हैं और कुल मतदाता क्या है। आगरा में पुरुष मतदाता, महिला मतदाता कितने हैं और कुल मतदाता 19 लाख के करीब हैं। ये आगरा की संख्या हम आपको बता रहे हैं। जहां फतेहपुर में भी आप देख सकते हैं कि पुरुषों की मतदाता कितने पुरुष हैं, कितनी महिलाएं हैं और कुल मतदाता कितने हैं। ये जो ग्राफिक्स हैं ये फतेहपुर के हैं। साथ ही साथ एटा की भी हम आपको कुल मतदाता बता दें, तकरीबन 16,21,000 के आसपास हैं। लगभग माना जा रहा है कि इतने मतदाता हैं जिसमें इतने पुरुष और इतनी महिलाएं हैं। हाथरस में मतदाताओं की संख्या इस प्रकार है जो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर ग्राफिक्स फ्लैश हो रहे हैं। तो इस बार ये जो तीसरा चरण है बेहद बहुमूल्य चरण है कह सकते हैं, क्योंकि इस चरण के बाद से जो ये लोकसभा चुनाव है ये 50% तक पूरा हो जाएगा और अब 50% की लड़ाई और लड़नी बाकी है राजनीतिक पार्टियों को। वहीं बरेली की संख्या आपको बता दें, कुल मतदाता यहां पर 17 लाख से ऊपर हैं और किस कदर कहां कितनी महिला कितने पुरुष हैं वो भी आप देख रहे हैं। इस बार इस 10 सीटों पर कई दिग्गजों की भी किस्मत दांव पर लगी है। लोकसभा के तीसरे चरण का मतदान आज हो रहा है। प्रदेश की 10 सीटों पर होने वाले इस मुकाबले का व्यू भी रचा जा चुका है। बता दें कि इन 10 सीटों में से पिछली बार 8 पर भगवा लहराया था, मात्र 2 पर ही साइकिल सरपट चल पाई थी। वहीं बसपा का तो खाता भी नहीं खुला था। इस बार भाजपा के सामने जो अपने पुराने प्रदर्शन को बरकरार रखने की चुनौती है, तो वहीं विपक्ष को अपना ग्राफ बढ़ाना है। ये मौजूदा सांसद डॉक्टर संघमित्रा मौर्य हैं। ये एटा में मौजूदा सांसद राजवीर सिंह और इतने ये परसेंटेज हम आपको बता रहे हैं कितनी संख्या से किस पार्टी के नेता की जीत हुई थी।
हालांकि आपको बता दें, इन 10 सीटों में 8 तो बीजेपी के खाते में गई थी। मात्र 2 ऐसी सीटें थी जो सपा के कब्जे में आई थी। और इस बार कई लोग भी, अक्षय यादव भी पिछली बार हार गए थे। और हालांकि कहीं ना कहीं इसको खुद पार्टी अपनी हार का कारण मानती है, जो अक्षय यादव की हार हुई थी। और धर्मेंद्र कश्यप, आंवला से भी धर्मेंद्र कश्यप की जीत हुई थी। बरेली में भी बीजेपी की ही जीत हुई थी। साथ ही हाथरस में राजवीर दिलेर, जो कि बीजेपी से थे, वहां से भी बीजेपी ने परचम लहराया था। संभल में डॉक्टर शफीकुर रहमान, जिनके बेटे इस बार चुनावी मैदान में हैं, उन्होंने जीत दर्ज की थी। यही सीट थी जो सपा के खाते में आई थी। वहीं राजकुमार चाहर फतेहपुर में, यह भी सीट बीजेपी के खाते में आई थी। वहीं बदायूं से मुलायम सिंह यादव उस वक्त जिंदा थे और मुलायम सिंह यादव की जीत हुई थी। और बदायूं से संघमित्रा मौर्य, जिन्होंने धर्मेंद्र यादव को पटकनी दी थी। वहीं सांसद राजवीर सिंह, वहीं इस वक्त की बड़ी खबर आपको बदायूं से एक बार और बता दें, जहां बीएलओ से 7 बीएलओ से वोटर लिस्ट एसएचओ हरेंद्र सिंह छीन ले गए। मतदाताओं को पर्ची डलवाने के लिए लगा था बूथ। बता दें कि बूथ पर बीएलओ मतदाताओं को पर्ची कर रहे थे वितरित। और उसी वक्त ये एसएचओ आते हैं और 7 बीएलओ से लिस्ट छीन कर चले जाते हैं। अचानक एसएचओ हरेंद्र सिंह पहुंचे और उन्होंने पूरी वोटर लिस्ट ही छीन ली। सूचना के बाद मौके पर पहुंचे आदित्य यादव। बता दें कि आदित्य यादव इस बार चुनावी मैदान में हैं और अपनी किस्मत भी आजमा रहे हैं। सियासी सरजमीन टटोलने की कोशिश कर रहे हैं। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि भाजपा नहीं, पूरा ये खेल भाजपा का है। सरकारी तंत्र पर छीना झपटी का उन्होंने आरोप लगाया है। 7 बीएलओ से वोटर लिस्ट छीन ले गए एसएचओ हरेंद्र सिंह। मतदाताओं को पर्ची डलवाने के लिए बूथ लगाया गया था। मतदाताओं को पर्ची डलवाने के लिए ये बूथ लगा था, जहां पर अचानक से एसएचओ पहुंचते हैं और 7 बीएलओ से पर्ची लेकर छीन करके चले जाते हैं। फिर उसके बाद आदित्य यादव वहां पर पहुंचते हैं और इस पूरे मामले का संज्ञान लेते हैं। बदायूं से इस बार आदित्य यादव चुनावी मैदान में है, समाजवादी पार्टी की टिकट से। भाजपा नहीं, खाकी प्रशासन लड़ रहा है चुनाव। उन्होंने कहा कि भाजपा नहीं, ऐसा लगता है कि खाकी चुनाव लड़ रही है। जिस तरीके की चीजें की जा रही हैं, सरकारी तंत्र पर उन्होंने छीना झपटी का भी आरोप लगाया है। 7 बीएलओ से वोटर लिस्ट छीन ले गए एसएचओ हरेंद्र सिंह। तो आपको बता दें कि बड़ी खबर बदायूं से, जहां बदायूं से भी एक और जानकारी हमने आपको दी थी, जहां पूरे गांव ने इकट्ठा होकर चुनाव का बहिष्कार कर दिया, मतदान का ही बहिष्कार कर दिया। उन्होंने कहा जब तक हमें अच्छी सड़कें नहीं मिलेंगी, हम अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं करेंगे। लगातार हम ये बात कहते जा रहे थे कि हमें अच्छी सड़कें चाहिए, पर किसी ने हमारी बात नहीं सुनी। तो कुल मिलाकर के देखिए, वोटिंग प्रतिशत भी हमने आपको बताया, कौन किसके सामने है और कहां कैसा मुकाबला है, इसकी भी जानकारी दी हमने। साथ ही साथ आपको बताया कि कहां कितने महिला मतदाता हैं, कितने पुरुष मतदाता हैं, साथ ही कुल मतदाताओं की संख्या क्या है। अब थोड़ी चर्चा कर लेते हैं और उसके लिए हमारे साथ जीत प्रताप सिंह, जो कि भाजपा से हैं, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। साथ ही नौशाद आलम कांग्रेस से हैं, वो हमारे साथ जुड़ेंगे। आप दोनों का ही हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले जीत, आप सुन पा रहे हैं, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है?
नौशाद आलम जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं कांग्रेस से। जी बोलो। जी नौशाद जी, क्या लग रहा है तीसरा चरण बेहतर चल रहा है? देखिए, तीसरा चरण मतदाताओं को बधाई और मुबारकबाद। और मुझे उम्मीद है कि मतदाता खामोश रहकर इस देश में एक परिवर्तन की लहर चल रही है। भाजपा धीमे धीमे पतन की ओर जा रही है और आने वाले समय में तीसरे चरण में भाजपा का बहुत बुरा हाल हो चुका है। चौथे चरण में बिल्कुल सफाया हो जाएगा और आने वाले वक्त में केंद्र में भारत जीतेगा, भारत की सरकार बनेगी, इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। जी, जीत प्रताप सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जीत, अभी देखिए कांग्रेस नेता ने कहा कि इस बार बीजेपी को हरा करके दिखाएंगे और तीसरा चरण है, स्थिति साफ हो रही है। देखिए सौम्या जी, आपके चैनल में देखिए आपने मुझे यहाँ बुलाया तो इसके लिए मैं सबका धन्यवाद देता हूँ। और जैसे इसके पूर्व में वक्ता जो नौशाद जी भी बात कह रहे थे कि केंद्र में जो है अपनी बार जो है ये इंडी की सरकार बनने जा रही है, तो मुझे लग रहा है ये तो इंडी एक ऐसा नाम है, एक ऐसा वो हो गया है ना कि इनको ये नहीं पता कि इंडी गठबंधन का नेता कौन है। इनके यहाँ तो आपस में नेता की ही लड़ाई है, तो जनता के हक की लड़ाई लोग कब लड़ेंगे? और जहां तक जनता के हक की लड़ाई रही तो आज देखिए तीसरे चरण का मतदान अभी थोड़ी देर में पूर्ण होने जा रहा है। हम लोग अब की बार जो है 66 से 70% तक तीसरे चरण के मतदान में देखिए उत्तर प्रदेश की भी कुछ सीटें हैं, कुछ सीटें अन्य राज्यों की है। और जब 4 जून को जब रिजल्ट आएगा तो हम लोग देखिएगा फिर से जो भारत की जनता है, जो राष्ट्र हित में हम लोगों ने काम किए हैं, जिस तरह की योजनाओं का लाभ मिला है यहाँ की जनता को, तो अब क्या देखिएगा फिर से हम लोग जो है आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अब की बार 400 पार का जो नारा है पूर्ण करते हुए हम लोग फिर से पूर्ण बहुमत सरकार बहुत जल्द बनाने जा रहे हैं। और जहां तक इनकी बात करते हैं तो इनके जो शहजादे हैं ये तो खाली हमेशा बेफजूल की बात है, इनके पास कोई एजेंडा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं बात करने का। ये लोग आरक्षण की बात करते हैं, ये लोग बात करते हैं बेरोजगारी की, ये लोग बात करते हैं योजनाओं की। तो जो ये शहजादे हैं ये तो पहले ये लोग यही नहीं क्लियर था कि अमेठी में लड़ेंगे, रायबरेली लड़ेंगे। बड़े के जो कांग्रेस पार्टी है वो परिवारवादी पार्टी है, इनके अपने परिवार ने इनको मना के भेजा कि जाओ बेटा रायबरेली में लड़ो, आप रायबरेली आपके लिए सुरक्षित है, अमेठी में कहीं ऐसा ना हो कि बार फिर से आपकी जमानत जब्त हो जाए। तो मुझे लग रहा है तो अपने परिवार की खुद की लड़ाई में ही कांग्रेस अभी व्यस्त है, वो जनता के हक की लड़ाई ना कभी लड़ी थी ना कभी लड़ पाएंगे। आप देखिए जितना विकास से भी 10 सालों में को जो लाभ मिला है, प्रथम बार ऐसा हुआ हम जैसे भारतीय जनता पार्टी के हम जैसे कार्यकर्ताओं को ये जिम्मेदारी दी जाती है, हम लोग बूथ लेवल तक जाके देखते हैं कहां पर कि इस योजना का लाभ किसी को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, आयुष्मान कार्ड कहां बन रहे हैं कहां नहीं बन रहे हैं, प्रधानमंत्री आवास। ठीक है नौशाद जी, देखिए किस तरीके से जीत प्रताप ने आपकी जो बात आपने कही उसका जवाब दिया। अगर पिछले रिकॉर्ड जब उठाएं 2019 की बात करें तो 8 सीटें बीजेपी के खाते में थी और 2 समाजवादी पार्टी के खाते में थी, जबकि समाजवादी पार्टी बीएसपी के साथ गठबंधन में थी और बीएसपी का भी जो वोट था वो समाजवादी पार्टी को मिला था। इस बार बसपा अलग है और आप लोग एक साथ हैं और ऐसा कहा जा रहा है कि विपक्ष कहता है कि कांग्रेस का कोई उत्तर प्रदेश के अंदर अस्तित्व नहीं बचा है। तो इस बार ये जो 10 सीटें हैं इस पर कैसे आप लोग कब्जा जमाएंगे, किस तरीके का प्रयास है? देखिए अभी हमारे मित्र कह रहे थे कि 400 हम पार हो जाएंगे, इनका अहंकार जो है वो 400 पार करेंगे। ये मेरा मानना है। 400 रुपए पेट्रोल हो जाएगा, 400 रुपए दाल हो जाएगी, जो अभी तक 100 में बिकती थी 200 हुई, अब की बारी आ गए तो 400 हो जाएगा। जहां पर कोविड इंजेक्शन लगा लगा के लोगों को मरने पे मजबूर कर दिया बिना टेस्टिंग से, वो भी देश देख रहा है। बेरोजगारी का दर जो 2 करोड़ रोजगार देने की बात कर रहे, जब ये बोल रहे थे तो मैं नहीं बोला था, और अगर मैं बोल रहा हूँ तो ये नहीं बोलेंगे, वरना मैं लीव कर सकता हूँ। नहीं, मैं लीव कर सकता हूँ। अपनी अपनी बात रखिए, अपनी बात रखिए। जीत प्रताप जी उनको कंप्लीट कर लेने दीजिए। जब 200 रुपए की दाल बेच दी, अब की आए तो ये 400 की बेच देंगे। जो स्कूल के प्राइवेट स्कूलों का शिक्षा का जो बजट था, जिस तरीके से स्कूलों को आवंटित नहीं किया गया, 2 करोड़ रोजगार देने की बात थी, 2 करोड़ जितने 5 साल में इन्होंने जो रोजगार थे वो छीन लिए। इसलिए ये कहते हैं 400 पार हो जाएंगे। ये 400 चाहते हैं, इसके बाद संविधान ये नए लिखेंगे। ये लोग के नेता कह रहे हैं संविधान बदल दीजिए नए तरीके से। तो देश का जनमानस ये देख चुका है जुमलेबाजी की इनकी सरकार रही है और 15 लाख की सरकार रही जो देने की बात करती थी। ये देश देख चुका है इनको, इनके बारे में कि आप लोगों को मणिपुर में हमारी बहनों को नंगा करके उनको निवस्त्र करके घुमा रहे थे।
इनको शर्म नहीं आई। आज मणिपुर अशांत है, ये देश की जनता देख रही है, इससे कोई नहीं, जनता फैसला करेगी और जनता सर्वोपरि है। ये इतने अहंकार में इनको मालूम है कि 400 पार हो जाएंगे। ये अहंकार रावण को भी था और संसाधन भी थे। रावण के पास भी ईडी सीबीआई की तरीके से बहुत ताकत थी। अब तो राम को लाए तो राम की बात करेंगे, आप रावण की बात कर लो। हम लोग तो राम को लाए हैं तो राम की बात करेंगे। अधार्मिक लोग हैं ये लोग, इनको धर्म की नॉलेज नहीं, इनको धर्म के बारे में जानकारी नहीं। ये धर्म के नाम पे उन्माद फैलाकर राजनीति का ध्रुवीकरण करके राजनीति करना चाहते हैं। इनके भारत के प्रधानमंत्री, हमारे भारत के प्रधानमंत्री किस तरीके से बयान दे रहे हैं, निचले स्तर का जो बयान दे रहे हैं, जो शोभा नहीं देता भारत के प्रधानमंत्री। इनको रोकिए जरा, मुझे बात करने दो जरा। मालूम चल रहा है इनको रोकिए जरा, इनको रोकिए। तरीके से कैसे बोलते हैं। प्रधानमंत्री नाम के शब्द का सम्मान करना भी नहीं आता है। इनको रोको जरा, पहले की बात का खंडन कर दे एक बार। तोड़ के इनका 400 कहेगा, थोड़े दिन में समाप्त हो जाएगा। ठीक है, बताइए जी जवाब दीजिए, क्या कहना चाहते हैं जी। 400 का अहंकार नहीं है। जो आप पहली बात जो कही ना, उस बात का मैं खंडन करूंगा। जो आप कह रहे थे कि कोविड के समय, अरे कोविड के समय भारत एकमात्र ऐसा देश रहा है जो कि हम लोगों ने प्रथम बार ऐसा हुआ है। इसके पहले कई बार महामारी आई, कई बार बहुत सारी बीमारियां भारत में आई। पहली बार ऐसा हुआ है कि भारत ने इसका जो टीका बना के बाहर के देशों में हम लोगों ने भेजा है। तो जहां तक आप कोविड की बात कर रहे हैं ना, और जहां तक आप ये विपक्ष है जो भ्रम फैला रहा था कि कोविड की वैक्सीन लगवाएंगे तो उसमें आपको दिक्कत होगी, अरे इन लोगों ने तो देश हित में कभी काम नहीं किया। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी थे जिन्होंने सर्वप्रथम जाके जो कोविशील्ड और जो वैक्सीन लगवाई और लोगों को संदेश दिया कि कितनी सुरक्षित वैक्सीन वो बनी है और भारत का नाम रोशन हुआ। हम लोगों ने कई ऐसे देश रहे जहां पर की निःशुल्क जो है वैक्सीन जो बिल्कुल। लेकिन जीत प्रताप जी देखिए, ये तो आपको कहीं ना कहीं मानना पड़ेगा कि जितना आसान ये मुकाबला समझा जा रहा है, उतना आसान ये मुकाबला आपके लिए इस बार है नहीं। क्योंकि जी देखिए, पिछली बार आप 8 सीटें यहाँ पर जीते थे, और लेकिन इस बार उन्हीं 8 सीटों पे ऐसे समीकरण हैं जहां पर आप आसानी से आगे नहीं जा सकते, काफी मेहनत करनी पड़ी। और हमने भी देखा कि किस तरीके से जो पहले चरण में आपके मुद्दे थे, उसके बाद दूसरे और तीसरे चरण में आप लोगों ने मुद्दों को बदल दिया। हम लोग खाली कार्यनीति पे काम करते हैं स्वामिया जी। जिस तरीके से हम लोगों ने धारा 370 देखिए अभी जम्मू कश्मीर में हटाने का कार्य किया, जिस तरीके से हम लोगों ने नागरिक संशोधन कानून लेकर आया, जिस तरीके से हम लोगों ने 3 तलाक के मामले में मुस्लिम बहनों को हम लोगों ने सुरक्षित किया, जिस तरीके से मुस्लिम महिलाएं पहले हज करने नहीं जा पाती थी बिना, जब तक उनके लिए महरम की व्यवस्था ना हो, वो सारी व्यवस्था ठीक करेगी सरकार के अंदर। हम लोगों ने हमेशा देश हित में काम किया है, कभी किसी धर्म के नाम पे, किसी जाति के नाम पे, खाली विकास के नाम पे वोट मांगा है। और उसी विकास के नाम पे हम लोग फिर से आपकी बात चुनाव लड़ने 2024 में। और जो इसके पूर्व में वक्ता जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के बारे में एक बात, जो 2-3 बातें वो कह रहे थे कि कोविड के समय उन्होंने ऐसा कर दिया, बेरोजगारी हो गई, महंगाई आ गई। अरे महंगाई बेरोजगारी तो आप लोगों ने 60 साल राज किया। कांग्रेस के समय तो देश की तो ये स्थिति थी कि जो स्थिति हम लोग 10वें नंबर पे थे, आज हम लोग जो ग्लोबली जो इकोनॉमिक पावर जो बनी है भारत की, हम लोग 5वें स्थान पे आ गए आर्थिक स्थिति में। और बहुत जल्द देखिएगा 2024 का हम लोग जब की बार 400 पार का आंकड़ा पार करके फिर से पूर्ण बहुमत सरकार बनाएंगे, तो ये जो आर्थिक स्थिति जो है, ये भारत जो है ग्लोबल पावर बन के भी उभर रहा है, ये नंबर 1 पे आ जाएगा। आज पहली बार देखिए, ये सारे जो मुद्दे आप यहाँ पर उठा रहे हैं, लेकिन अगर हम बड़ी बड़ी जनसभाओं में देखते हैं या रैलियों में देखते हैं तो ये जो आप मुद्दे बता रहे हैं थोड़े कम नजर आते हैं। आपके बड़े बड़े नेता कहते हैं कि हम राम को लेकर आए हैं, हमने उनका भव्य मंदिर बनवाया है। कहीं ना कहीं आप पर आरोप लगता है कि आप ध्रुवीकरण की राजनीति करते हैं। जब आपके इस तरह के मुद्दे नहीं चलते हैं तो आप राम को ले आते हैं जनता को लुभाने के लिए। इनके तो शहजादे हैं। इनका तो कुछ दिन पहले बयान आया था कि जब अगर इनकी सरकार कांग्रेस से अगर आ जाएगी तो राम मंदिर के मामले में जो फैसला आया है सुप्रीम कोर्ट का, उसको भी बदलवा देंगे। तो इन लोगों ने तो हमेशा इतिहास रहा है, कभी इन लोगों ने हिंदू संस्कृति के ऊपर काम नहीं किया। अरे भगवान राम का वो स्थान था, रामलला का जन्म स्थान था, वहां पर भगवान राम जो है ये पंडाल के अंदर इतने सालों से वहां पर थे। इनका अगर कांग्रेस सरकार रही होती, मुझे लग रहा है कई सालों तक भगवान राम को वहां स्थान नहीं मिलता, फिर से वहां भगवान राम का इतना भव्य मंदिर का निर्माण नहीं हो पाता। और इनके शहजादे के ही समय जब इनके पिताजी जब प्रधानमंत्री थे, उस समय भी एक मामला हुआ था, किसी मुस्लिम को शहबानो करके किसी एक मामला था जिसका कि फैसला जो है इन्होंने सुप्रीम कोर्ट से पलटवाया था। तो ये इनका जो है ये आचरण रहा है, ये गांधी परिवार का आचरण रहा है, ये आचरण। बिल्कुल जीत प्रताप जी, अगर हम सीटों की बात करें तो ये जो 10 सीटें हैं इस पर मुकाबला बिल्कुल कड़ा है,
हमेशा जो है हम लोगों ने हमेशा जो है विकास के मुद्दे पे कार्य किया है। आज भी देखिए हम 2024 में अगर फिर से पूर्ण बहुमत सरकार बनाने जा रहे हैं सौम्या जी, तो उसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि जिस तरीके से हम लोगों ने अभी देखिए 3 से 4 करोड़ हम लोगों ने प्रधानमंत्री आवास बना के दिए हैं, 2 से 2.5 करोड़ प्रधानमंत्री आवास जो है उसका बजट अभी और आ गया है। जिस तरीके से देश के जो है मेरे ख्याल से 2 से 2.5 करोड़ की जनता जो है आयुष्मान कार्ड का लाभ उठा रही है। उसके बाद हमारे जो ये बहनों के लिए हम लोग उज्ज्वला योजना लेकर आए, जो गरीब जो हम लोग पेंशन योजना लेकर जो आए, आपकी योजनाएं हैं वो हम सबको मालूम है, लेकिन आज हम बात कर लेते हैं 10 सीटों की, जिन 10 सीटों पर आज मतदान हो रहा है उनकी बात करते हैं। सबसे पहले हम हाई प्रोफाइल सीट मैनपुरी की बात करते हैं। आपके बड़े मंत्री जयवीर सिंह ठाकुर चुनावी मैदान में है और उनके सामने है डिंपल यादव, जो अपने में एक जाना माना नाम है, चेहरा है, मुलायम सिंह परिवार से आती है, उनकी बहू है। तो और मैनपुरी उनका गढ़ है, 28 साल से उनके इस गढ़ को कोई हिला नहीं पाया, चाहे 2014 की लहर हो, चाहे 2019 की लहर हो, या अभी 24 की बात हम कर लें। बीजेपी कह रही है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, यानी कि इस बार बीजेपी जान रही है अगर हम इस बार नहीं मैनपुरी में कुछ कर पाए तो फिर हम मैनपुरी को हिला नहीं पाएंगे। यादव लैंड है, वो यादव लैंड ही रहेगी। क्या लगता है आपको, क्या इस बार आप लोग मैनपुरी का किला भेद पाएंगे? देखिए तो हमारे भारतीय जनता पार्टी को वहां पर अच्छे प्रतिशत में मत हासिल हुए थे, और अब की बार भी 2024 में वहां से श्रीमती डिंपल यादव जी चुनावी मैदान में है। ठीक है, उनका पुराना एक स्थान रहा है, वहां से पहले आदरणीय मुलायम सिंह यादव जी भी कई बार 4 से 5 बार सांसद रहे। तो भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा जो है एक राजनीति ऐसी करी है, जो भी चीज होती है कोई चीज ऐसी नहीं होती कि स्थायी होती लगा के अंदर जाके हर पन्ने में पार्टी के कार्यकर्ता पार्टी के एक वो बनाया है, एक सूची तैयार करी है, और अब की बार देखिएगा बदलाव निश्चित है मैनपुरी में। और मैनपुरी में फिर से अब की बार जो हम लोग हैं अच्छी लड़ाई लड़ेंगे। अच्छी लड़ाई लड़ने का मतलब ये है कि हम अब की बार वहां पे प्रत्याशी को जिताने का कार्य में हम लोग सक्षम हैं। बिल्कुल। उसी के साथ साथ देखिए और भी सीटें हैं, जैसे संभल की अगर हम सीट की बात की जाए तो वहां पर सपा ने एक ऐसा चेहरा उतारा है जो कि बीजेपी के लिए काफी टक्कर का चेहरा है। तो आप एक तरफ जहां प्रधानमंत्री बड़े बड़े मंचों से कहते हैं कि कांग्रेस का घोषणा पत्र ऐसा है जिसमें वो सभी संसाधन ऐसे लोगों को दे देंगे जिनके ज्यादा बच्चे हैं, तो खुलेआम वो किसी स्पेशली जाति समुदाय का नाम लेते हैं, और उसके बाद दूसरे मंचों पर जाकर आप उन्हीं का वोट मांगते हैं, और तो कैसे आपको उनका वोट मिलेगा? देखिए संभल एक ऐसी सीट थी जो पिछली बार भारतीय जनता पार्टी कुछ मतों से हम लोग वहां पे रह गए थे, चुनाव जीतने में सफल नहीं हो पाए 2019 में, और अब की बार देखिए वहां पे बदलाव जो है बिल्कुल होने जा रहा है। और अब की बार संभल वाली सीट पर भी जो है हम लोग जो है फिर से अब की बार जो है वहां पे कमल खिलने जा रहा है पूर्ण बहुमत से। ये बताइए कि आप लोग मुसलमानों की बात करते हैं, जहां एक तरफ आप लोग हितैषी बनते हैं और कहते हैं कि पसमानदा मुसलमानों की चर्चा करते हैं कि हम उन्हें उठाने का काम करेंगे, उनको संबल देने का काम करेंगे, और दूसरी तरफ आपकी बयानबाजियां भी सामने आती हैं, तो जनता आपके कौन से बयान को सच माने? देखिए हम लोगों ने कभी भेदभाव की राजनीति करी है। भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा देश हित में, हमेशा विकास मुद्दों पे जो है हमेशा बात करी है। जो मुस्लिम बहनें जो हमेशा उन्होंने सुरक्षित महसूस किया है खुद को। जिस तरीके से 3 तलाक का जब से वो कानून में बदलाव आया तब से जो मुस्लिम बहनें हैं उनका जो मत है भारतीय जनता पार्टी को मिल रहा है। और जिस तरीके से 370 धारा हटने के बाद जो एक मुस्लिम वाला आपका जो प्रदेश है, जिस तरीके से कश्मीर के अंदर और जम्मू जहां बड़ी, देखिए पहले वहां पर क्या होता था कि कोई भी वहां के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहे थे, वहां ना बाहर के लोग आ रहे थे, ना टूरिस्ट आ रहे थे, ना कोई डेवलपमेंट हो रहा था। अब देखिए जब से 370 की धारा वहां से हटाई गई है, वहां के जो लोकल मुसलमान है, जो वहां के मुसलमान जो रोजगार कर रहे हैं, जो वहां पर दुकानें हैं, जो वहां के व्यापारी, आप उनसे जाके पता करिए एक बार, वहां के मुसलमान जो है बड़े खुश हैं अपने आप को। जो मुसलमान महिलाएं हैं वो सुरक्षित महसूस कर रही हैं। पहले क्या था कि वहां के लोगों को यहाँ से बिल्कुल ही अलग होता था, अब ऐसा नहीं है। अब जो वहां पर जो है वो भी एक भारत का संपूर्ण हिस्सा है, और संपूर्ण जो वहां पर विकास हो रहा है। और हम लोग को पूर्ण तरीके से उम्मीद है जो हमारे जो मुस्लिम भाई बहन है वो भी जो है भारतीय जनता पार्टी की जो में भेदभाव नहीं करते। मैंने आपसे पहले भी कहा, जो भारतीय जनता पार्टी की जो जैसे हमारी राशन योजना रही, राशन योजना में केंद्र सरकार की राशन योजना रही, प्रदेश सरकार में आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की योजना रही, उसका भी बराबर से जो है लाभ हमारे मुस्लिम परिवारों को मिला है। चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, तमाम जितनी संपूर्ण योजनाएं हम लोगों ने कभी किसी भी योजना में भेदभाव का काम नहीं किया। ये 2 शहजादे हैं जो कांग्रेस पार्टी के। ठीक है,
बिल्कुल ये बताइए कि देखिए सीटें हैं, मेजॉरिटी के हिसाब से काम नहीं किया। जी प्रताप जी, 10 सीटें हैं, पिछली बार आपके पास 8 सीटें थी। आपके सामने चैलेंज है उसी इतिहास को दोबारा से दोहराने का, लेकिन समाजवादी पार्टी ये कोशिश में है कि वो अपने ग्राफ को कैसे बढ़ाएगी। वहीं बीएसपी ने जिस तरीके से चुन चुन कर अपने प्रत्याशी इस बार उतारे हैं, वो कहीं ना कहीं सपा और आपके लिए, दोनों के लिए मुसीबत बनी हुई है। क्या लगता है इस बार आप अपने इतिहास को दोहरा पाएंगे या उससे बेहतर कर पाएंगे या फिर थोड़े कमजोर पड़ जाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में और हमारे जो प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री हैं श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में इतिहास को हमेशा दोहराने का कार्य भी किया है, हर बार नया इतिहास रचने का भी कार्य किया है। तो हम लोग इतिहास को दोहराते हुए कई जगह रचते हुए अब की बार जो आज आप कह रही है, हम लोग 10 से 10 सीट और उत्तर प्रदेश में हम लोग जो है संपूर्ण 80 सीटें जीतते हुए, क्योंकि देखिए केंद्र का रास्ता 400 पार का जो है पर जाएगा और 400 पार करते हुए हम लोग संपूर्ण सीटों पे कमल खिलाते पूर्ण बहुमत फिर से तीसरी बार मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनाने का कार्य करने जा रहे हैं। इस बार अगर चाहे वो कानपुर सीट की बात कर लें या कहीं और भी बात कर ले, जिस तरीके से आपने बरेली में टिकट काट दिया 7 बार के सांसद का, उसके बाद किसी नए प्रत्याशी को, आपको कहीं ना कहीं गुटबाजी इस बार बहुत आपकी पार्टी में देखी जा रही है। खुद अमित शाह को कानपुर आना पड़ा, उसके बाद खुद यहाँ पर प्रधानमंत्री की रैली हमने देखी, उसमें पीछे सत्यदेव पचौरी को देखा। तो क्या संदेश देने की कोशिश की जा रही थी? देखिए ठीक रैली से पहले जब प्रधानमंत्री की रैली हुई, उन्होंने सत्यदेव पचौरी को फोन करके बुलाया, हालांकि पहले प्लान कुछ और था, बाद में कुछ प्लान। तो आपके अंदर खाने में ही चीजें ठीक नहीं चल रही, उसका रिजल्ट पर प्रभाव पड़ सकता है। देखिए सौम्या जी, हम लोगों के यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हमारे हमेशा जो है वो एक पैनल के थ्रू प्रत्याशियों का चयन किया जाता है, चाहे वो क्षेत्र से हो, प्रदेश में हो, राष्ट्रीय स्तर पे हो। और जहां तक आपने कानपुर की बात करी, कानपुर महानगर में आदरणीय सत्यदेव पचौरी जी ने बहुत अच्छा कार्य किया। भारतीय जनता पार्टी की योजनाओं को घर घर तक पहुंचाने का उन्होंने कार्य किया। विकास के मामले में उन्होंने आउटर रिंग रोड का निर्माण कराया, बहुत सारे कार्य कराए। और पार्टी का एक निर्णय होता है, उस निर्णय का सब लोग सम्मान करते हैं। उन्होंने खुद ही देखा होगा, आपने जब टिकट का जब उस समय चल रहा, वितरण का जब कार्य चल रहा था, आज चिट्ठी लिख के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी को खुद उन्होंने एक सूचना दी थी कि वो चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं, तो उनके नाम पे विचार नहीं किया जाए। उन्होंने खुद अपनी तरफ से पहल करी थी। उसके बाद हम लोगों ने जो है निष्पक्ष, हम लोगों ने निष्पक्ष जो है, एक और चिट्ठी लिखी गई थी बड़े चेहरे आपके बड़े नेता की तरफ से कि हमें जो प्रत्याशी आपने उतारा है वो स्वीकार नहीं है। उस चिट्ठी का भी जिक्र देखिए, वो हमारे जो है बजरंग दल के बहुत बड़े अच्छे नेता रहे, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष रहे। आप समझ रहे हैं, मैं भी समझ रहा हूं आप जिनकी बात कर रहे हैं। तो उन्होंने चिट्ठी लिखी थी कि कुछ असंतोष रह जाता है। करीब हम मान के चलिए 1650 बूथ हैं, हर बूथ पे करीब 1000 से 1200 मतदाता होते हैं। तो इतने मतदाताओं को बीच में अगर हमको सबको अगर संभव नहीं हो पाता है, तो कहीं ना कहीं कुछ अगर कमी रह गई होगी। तो उन्होंने उस चीज को जो है उसको बताया, उसकी जानकारी मिली, हम लोगों ने उनसे बात करी और बात करने बाद वो पूरी तरह संतुष्ट हुए। और अब की बार कानपुर महानगर के अंदर आप पूर्ण चुनाव होते रहे हो, महापौर का चुनाव रहा हो, इसके बाद जितने संपूर्ण विधानसभाओं का चुनाव रहा हो, हम लोग इतिहास, हमने आपसे कहा ना, हम लोग इतिहास दोहराते हैं, कई जगह इतिहास रचते भी है। कानपुर महानगर की सीट में, अकबरपुर लोकसभा की सीट में, उन्नाव समूचे कानपुर बुंदेलखंड का क्षेत्रीय सीटों पर हम लोग इतिहास रचते हुए कई जगह 4 लाख 4.5 लाख पार का आंकड़ा पार करते हुए सीटें जीतने में सफल हुए। बिल्कुल। जीत प्रताप जी, आपसे आखिरी सवाल, और मुझे लगता है कि गणित लगा कर इस सवाल का जवाब दीजिएगा कि आपने इस बार उत्तर प्रदेश में 80 में 80 का नारा दिया है। क्या लगता है 2 चरण बीत चुके हैं और तीसरा चरण भी अपने अंतिम पड़ाव पर है, और जिस तरीके से वोटिंग हो रही है, जो वोटिंग प्रतिशत सामने आ रहा है, उसको सोच समझकर के क्या लग रहा है कि इस बार 80 में कितनी सीटें आपके खाते में? आपके स्क्रीन पे चल रहा है 47.80% मतदान। करीब ऑन एन एवरेज अगर कैलकुलेट करेंगे तो आपके अकॉर्डिंगली करीब मतदान जो हुआ दैट इज अराउंड 46 से 47% हुआ है। और अभी बहुत सारे ऐसे होते हैं जो कि वोट जो है बाद में आते हैं, और कुछ समय अभी गर्मी बढ़ी रही है, तो ये आखिरी का समय जो होता है बड़ा निर्णायक होता है। तो अभी ये आंकड़ा भी आपको और आगे दिखेगा। संबल में देखिए, आप दिखा रहे हैं 52% मतदान हुआ है, ये करीब पहुंचेगा 66 से 67%। और अब की बार भी जो इस चरण में सीटें हैं, 10 की 10 सीटें हम जीतने में कामयाब रहेंगे, इतिहास रचेंगे। हम लोग संबल भी जीतेंगे, मैनपुरी भी
जी जीतेंगे हम लोग, सब जीतते हुए। अब की बार जो गठबंधन की सीटें भी हैं, जो हम लोग अनुप्रिया पटेल जी के साथ गठबंधन में लड़ रहे हैं, अनिल राजभर जी के साथ पूर्वांचल में गठबंधन में घोसी की सीट लड़ रहे हैं, सारी सीटें हम लोगों को जीतते हुए विपक्ष को करारा जवाब देते हैं। हमें फिर से अब की बार, जो मैंने कहा, अब की बार 400 पार फिर से मोदी सरकार तीसरी बार, ठीक है, इसको कर दे। बहुत बहुत शुक्रिया जीत जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। हालांकि आप आखिरी तक ये नहीं बता पाए कि 80 में से इस बार आप लोग कितनी सीटें जीत रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि बीजेपी के नेता हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने कहा कि इस बार 400 पार का जो नारा दिया गया है उसको पूरा करके रहेंगे, और इसीलिए कार्यकर्ता हर कोई कड़ी मेहनत कर रहा है। लेकिन ये जो तीसरा चरण है ये बेहद निर्णायक चरण है। 10 सीटें पर मतदान आज हो रहा है और अंतिम पड़ाव पर है अपने। अब जो चौथा चरण है वो भी बेहद महत्वपूर्ण है। लगातार हम आज इसी पर बने रहेंगे, लेकिन यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए।